Hello friends, in today's video we are going to cover two very important topics and rather than covering all the topics I decided that in this we will cover two very major topics and we'll try to keep this video light as the last video was quite long. So to ease that out मैंने इसमें time stamping कर दिया है. I hope that will help because three important concepts were discussed. That is why वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था video. But now it will be with time stamping you will be able to cover that video easily. So now let's without much ado move forward with input tax credit, which is a very important topic from GST perspective. So guys, आप अगर अपना सिलेबस डीकोड वाला एक्सेल देखते हैं तो आज हम मेजरली जो फोकस करने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सिलेबस बार बार अपने पास रखें. तो आप अगर देखेंगे तो इनपुट टैक्स के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कौन कौन से टॉपिक्स आपको इनपुट टैक्स पे फोकस करने हैं, जैसे एलिजिबिलिटी, ब्लॉक्ड क्रेडिट, मेथड ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिकवरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, तो हमारा ये एम रहेगा कि हम ये टॉपिक्स तो कवर करें ही, इसके अलावा भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर कुछ हमें लगेगा वो भी वी विल कवर इन दैट चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर. गाइज ये चैप्टर 208 पेजेस का है. तो हम लोग पहले मैं बता रही हूँ, वी शुड कीप दिस थिंग इन माइंड दैट दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर. वी डू नॉट नीड द एंटायर theory here. We need to know the concepts. That is why I came up with this channel, concept clarity, because मेरे लिए और इस एग्ज़ाम के लिए concept clarity ज़्यादा important है rather than theory. So जो मैंने पार्ट मार्क करा है वो प्लीज़ पढ़ लीजिए. पहले सबसे पहले तो हमें बहुत बेसिक नॉलेज बताई गई है इस चैप्टर में, वो पता होनी चाहिए कि आईटीसी सारे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स में मिलता है अगर वो बिज़नेस के लिए यूज़ हो और एक टैक्सेबल पर्सन के लिए. ये सारी बेसिक्स जिसके क्लियर है ना, वो इस चैप्टर को फटाफट से इजीली कवर कर पाएगा. नेक्स्ट इज़ आईटीसी एग्जेम्प्ट सप्लाई, और एग्जेम्प्ट सप्लाई पे नहीं मिलेगा. ठीक है, और बिज़नेस के लिए जो यूज़ नहीं हुआ है उसके लिए भी नहीं मिलेगा. ठीक है, आईटीसी बेसिकली है क्या, आई होप हम लोग इस लेवल पे इतना जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ. इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, जो हम अपनी इनपुट सप्लाईज़ पर टैक्स पे करके आते हैं उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं. क्योंकि हमने नेक्स्ट आउटवर्ड सप्लाई करनी है तो उसके टैक्स को पे करने के दो तरीके हैं. आउटपुट टैक्स को आप या तो आईटीसी से, जो कि आप टैक्स ऑलरेडी पे करके आ चुके हैं, या फिर कैश में पे कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स ना लगे इसलिए आईटीसी लेकर आई थी. ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसके अंदर ज़ीरो रेटेड सप्लाई कवर नहीं होती. व्हाट इज़ दिस ज़ीरो रेटेड सप्लाई? इसको अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो दीज आर नथिंग बट एक्सपोर्ट्स एंड योर एसईज़ेड सप्लाईज. ओके, दीज टू आर कवर्ड अंडर ज़ीरो रेटेड सप्लाई. ज़ीरो रेटेड का मतलब क्या है, जिसकी ना ही इनपुट पे कोई टैक्स लगा हो ना ही आउटपुट पे टैक्स लगे, मतलब बेसिकली ज़ीरो रेटेड रहे वो. ठीक है, उसे हम ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ कहते हैं. ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ का सेक्शन है प्रॉपरली आईजीएसटी एक्ट में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट है अगर आपने देखो, बस ये फंडा अगर आपका क्लियर है ना तो आप रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में नहीं रुकोगे. पहला बोलता है कि जो भी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज़ के लिए अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मतलब बेसिकली आपने प्रॉपर मतलब आपको एक ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट आया जो कि टैक्सेबल में भी यूज़ हुआ और एग्जेम्प्ट में भी यूज़ हुआ, तो आप अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्सेबल के लिए था तो आप सिर्फ उस वाले क्रेडिट को ले लीजिए और उसके अलावा वाले क्रेडिट को मत लीजिए. ठीक है, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं कि भाई कितना टैक्सेबल में यूज़ हुआ कितना एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ हुआ, देन यू नीड टू टेक अ प्रोपोर्शनेट क्रेडिट. ओके, ओनली द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट विच इज़ एट्रीब्यूटेबल टू योर टैक्सेबल सप्लाई दैट विल बी अलाउड. ये भी हम आगे पढ़ेंगे रिवर्सल में. बस अभी मेन फंडा याद रखिए कि टैक्सेबल सप्लाईज़ का ही क्रेडिट मिलता है, गवर्नमेंट आपको एग्जेम्प्ट सप्लाईज़ के लिए क्रेडिट नहीं देगी. ठीक है, आईटीसी कैन बी अवेल्ड इवन इफ़, हाँ, सो ये एक कंडीशन आगे हम पढ़ेंगे कि आईटीसी तभी अवेल होता है जब आपके बिजनेस प्रेमाइसेस में वो गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो गए हों. अभी क्या होता है, कुछ केसेस में हम बोलते हैं कि हमारा माल डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ पहुँचा दीजिए. सप्लायर को बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे ना पहुँचाइए,
डायरेक्टली जॉब वर्कर को पहुंचा दीजिए, तो उस केसेस में भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो और ये मान लिया जाएगा कि वो गुड्स आप ही की प्रेमाइसेस में रिसीव हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती है जिन पे बिलिंग जो होती है एक एचओ मान लेते हैं, एचओ पे हो जाती है, लेकिन वो क्रेडिट बिलोंग करता है डिफरेंट लोकेशंस को। तो ये एक आईएसडी होता है, वो इन सारे लोकेशंस को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए उसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच इज़ कैपिटलाइज्ड इन योर बुक्स, ओके। देन इनपुट क्या है? अदर देन कैपिटल गुड्स। इनपुट सर्विस क्या है? सर्विस विच इज़ यूज फॉर फर्दरेंस। इन तीनों में ही एक कॉमन चीज़ है कि ये सारी की सारी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो सॉरी, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। फिर इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है, इसका ना नीचे रीकैप में बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ से नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है रीकैप में। ऑल्सो यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है आउटपुट टैक्स में रिवर्स चार्ज में जो आप टैक्स पे कर रहे हैं उसको आउटपुट टैक्स ना माने, ठीक है, क्योंकि आप रेसिपिएंट थे। आप अगर प्रोवाइडर की हैसियत से टैक्स पे करेंगे तभी वो आउटपुट टैक्स बनता है। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या क्या कवर होता है, जहाँ से आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, आपके वेयर हाउस गोडाउन जहाँ पे आपकी बुक्स रखी जा रही हैं। टर्नओवर की डेफिनेशन बहुत आराम से देखिएगा, इसमें से क्या एक्सक्लूड होता है। इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच आरसीएम इज़ पेड, ठीक है, और इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूडेड हैं, ठीक है। टर्नओवर की डेफिनेशन कहाँ पे हेल्प होती है? जब हम आईटीसी रिवर्स करते हैं एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले कॉन्सेप्ट में काम आएगा ये, तो इसलिए आपको इसकी डेफिनेशन बहुत आराम से पढ़नी है। नेक्स्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई। देखिए मैंने इसके आगे PY लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आया था और ये पूछा था जो SEZ सप्लाई, इनमें से चार ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सी सप्लाई डीम्ड सप्लाई नहीं है, डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर था सप्लाईज टू SEZ। क्यों? बिकॉज दैट इज़ अ जीरो रेटेड सप्लाई, नॉट अ डीम्ड एक्सपोर्ट। अब हम डायरेक्टली रीकैप में पहुंच जाते हैं। अभी इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे से। देखिए एक दो कॉन्सेप्ट अगर छूट जाएंगे चलेगा, हमको मतलब ऐसा अपने आप को रेडी रखना है कि दैट वी आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम, ओके। 100% सिलेबस कवरेज पे चलेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू कवर दिस सिलेबस, ठीक है। बट मेरा इस वीडियो में यही एम है कि वी आर कवरिंग व्हाट इज़ नीडेड फॉर दिस एग्ज़ाम। चलिए हम पहुंच गए डेफिनेशन पे। देखिए बिजनेस की डेफिनेशन क्यों पता होनी चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में सबसे ज़्यादा वर्ड यही यूज़ हो रहा है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो एक बार के लिए बस पढ़ लीजिए कि इन बिजनेस क्या क्या होता है। कॉमर्स, एनी वोकेशन, प्रोफेशन, ठीक है, सप्लाई, एक्विजिशन, क्लब, एसोसिएशन, एडमिशन टू एनी प्रेमिसेस। तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा बिजनेस के डेफिनेशन को। नेक्स्ट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या क्या है? एनी सप्लाई विच इज़ अट्रैक्टिंग अ नील रेट ऑफ टैक्स, जिस पे GST लगता ही नहीं है। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या? विच इज़ आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ GST, जिसके ऊपर अभी GST एक्ट ही नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है पेट्रोल एंड रियल एस्टेट। नेक्स्ट इज गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। गुड्स मतलब जो कैपिटल गुड्स मतलब कैपिटलाइज हो जाए, इनपुट मतलब अदर देन कैपिटल गुड्स, सर्विस मतलब सर्विस, लेकिन all should be used for furtherance of business, okay। just a second, sorry, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। okay, right, so where were we? ये हो गया तीनों what is inputs, what is capital goods and what is input services. Now coming to input tax. Input tax क्या क्या होता है? जो आपने फॉरवर्ड चार्ज में पे करा, जो आपने रिवर्स चार्ज में पे करा, जो आपने इम्पोर्ट्स पे करा। बट कॉम्पोजिशन टैक्स इज़ नॉट योर इनपुट टैक्स, क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स में एक कंडीशन ये थी कि आप रेसिपिएंट से चार्ज ही नहीं करेंगे। रिमेंबर, रेसिपिएंट से यू आर नॉट चार्ज
tax. You are not allowed to charge the tax. You pay it on a turnover basis, right? So आपको 3 टैक्सेस का इनपुट टैक्स मिलता है, फॉरवर्ड चार्ज वाले टैक्स का, रिवर्स चार्ज वाले का और इम्पोर्ट्स का, ठीक है. इम्पोर्ट्स पे IGST लगता है, उसका मिल जाएगा. आपने कोई इनपुट सप्लाईज पे रिवर्स चार्ज में पे करा, उसका मिल जाएगा. चलिए, ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन बहुत ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है. NRI कौन होता है? जो ओकेजनली अपना बिजनेस कर रहा है और किसी की फिक्स प्लेस बिजनेस नहीं है इंडिया में उसका. नेक्स्ट इज इनवर्ट सप्लाई, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. जीरो रेटेड सप्लाई का देखिए यहाँ पे फिर से चार्ट बना हुआ है. ये IGST एक्ट की डेफिनेशन में आता है. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सप्लाई टू SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट. एंड आई हैव रिटन अगेन इधर, इट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. Now coming to very important topic, which is eligibility, like who all are eligible to claim input tax credit and what are the conditions. Guys ध्यान से सुनना, मैं फटाफट से कवर करा देती हूँ. सबसे पहले आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए अंडर GST. अनरजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. जैसे मैं और आप अगर किसी शॉपकीपर से जाके सामान लेके आ रहे हैं तो उस सामान के अंदर टैक्स लगता है, डेफिनेटली लगता है. तो मैं और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसका क्रेडिट नहीं ले सकते कि भाई हम तो टैक्स पे करके आए थे. नो, बिकॉज वी आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST. नेक्स्ट इज़ आपको उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में लेना होता है. मतलब कि जो भी आप सामान खरीद के लेकर आए थे, जो भी आपने सर्विसेज अवेल की थी, वो आपको बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर में यूज़ नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट 6 कंडीशन है. तो ये तो बेसिक कंडीशन है. बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2. नेक्स्ट इसके अलावा जो 6 कंडीशन वो क्या है? आपके पास एक इनवॉइस, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए. बेसिकली डॉक्यूमेंट की एक डेफिनेशन है, बट अभी मोटा मोटी याद कर लेते हैं. एक तो इनवॉइस. डेबिट नोट क्या होता है? अगर आपकी सर्विस की वैल्यू ओरिजिनल से ज़्यादा करनी है आपको बेसिकली, ठीक है, तब आप डेबिट नोट इशू करते हो. नेक्स्ट इज़ कोई भी अदर डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर GST. नेक्स्ट तो पहला है डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए. आपकी एक GSTR 2B बनती है, ठीक है. एक 2A होती है और एक 2B होती है. तो 2B में अगर ये क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर गया तो आप अवेल कर पाएंगे. देखिए 2A लिख सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा 2B वाला क्रेडिट ही आपको मिलेगा. प्लस ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो ये शायद अब वापस ना पूछा जाए. इस पर पिछले साल आया था कि किस वजह से आप क्रेडिट अवेल नहीं कर पा रहे होंगे. इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि हमारी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था. नेक्स्ट कंडीशन है कि आपने वो टैक्स पे कर दिया हो. जो टैक्स आप जमा करा कर आए सप्लायर को, उसने वो टैक्स पे कर दिया हो. वो कैसे पे करेगा? या तो कैश में पे कर देगा या फिर वो भी अपना कोई ITC यूज़ करके पे कर दे. बस बेसिकली सरकार के पास वो टैक्स पहुंच जाना चाहिए. ओके. एंड ऑल्सो आपके सप्लायर को अपनी GSTR 1, 3B जो भी सारी रिटर्न्स हैं वो भर देनी है. एंड देन ही हैज़ रिसीव द गुड. ही यहाँ पे कौन है? द रेसिपिएंट, ठीक है, जिसने वो सर्विस या इनपुट्स लिए थे, उसने वो रिसीव कर लिया. अभी रिसीविंग में एक क्या कहते हैं एक्सेप्शन है कि इट नीड नॉट कम टू योर प्लेस, इट कैन गो टू अनदर प्लेस, प्रोवाइडेड वो आपने बिल टू शिप टू वाला कंडीशन हो या फिर जॉब वर्क वाली कंडीशन हो, ठीक है. ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें फॉल नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है, अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया ऑफ द टैक्स कॉम्पोनेंट, आप एक कैपिटल गुड्स खरीद के लेके आए 100 रुपये के, ठीक है, और उस पर टैक्स लगा था सपोजिंगली 10 रुपीज़, ठीक है. सो आपने कैपिटलाइज पूरा 110 रुपये कर देना है. अगर आप इसका टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन ले गए, यानी कि आप जब इस पे डेप्रिसिएशन ले गए तो इसका मतलब आपने टैक्स कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन ले लिया, तो आपको इसका 10 रुपीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है. सो आपको इंश्योर करना है कि आप सिर्फ इसका डेप्रिसिएशन ले, ना कि इसका नहीं लेना डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट है, अगर आपके गुड्स लॉट्स में रिसीव हो रहे हैं तो आपको ITC तब मिलेगा जब फाइनल गुड आ जाएगा, मतलब सारी की सारी लॉट्स फिनिश हो जाएंगे, ठीक है. छोटे छोटे ना MCQs में आ सकते हैं, इसीलिए ये पढ़ने ज़रूरी हैं. अब ये है टाइम लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट. आप ITC के लिए कब तक एलिजिबल होंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो आपको डेट्स दे देंगे कि इनवॉइस तब इशू हुआ था, देन व्हाट इज़ द लास्ट डेट अप टू विच ही कैन अवेल ITC, ठीक है. तो वो लास्ट डेट क्या होती है? या तो 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सपोजिंगली 22-23 का अपना फाइनेंशियल ईयर है,
तो नवंबर 23 तक आप अवेल कर सकते हैं, या फिर फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है, या आप एक्चुअल में अपनी जो एनुअल रिटर्न है जब फाइल कर रहे हैं, इन दोनों में से जो भी पहले घटित हो गया, अगर नवंबर 23 पहले आ गया तो वो, नहीं तो एनुअल रिटर्न अगर पहले फाइल कर दी तो वो, तो वहाँ तक ही आपको अवेल करके दिखाना है। इसके बाद आप उसको एलिजिबल नहीं है अवेल करने के लिए, वो आप मान लीजिए आपकी एक तरह से लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है री अवेलमेंट। अगर आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगती है। री अवेलमेंट का मतलब क्या है, नीचे पढ़ते हैं ज़रा। री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी कब होता है? एक ऊपर हमने कंडीशन पढ़ी थी, टैक्स पे हो जाना चाहिए। जो आप जिस पे आपको आईटीसी अवेल करना है वो टैक्स सरकार के पास चला गया। सपोजिंगली 100 रुपये का आईटीसी आपको अवेल करना है और आपके जो सप्लायर भाई साहब थे उन्होंने सरकार को सिर्फ 50 रुपीज़ दिया, 50 रुपीज़ दिया ही नहीं, तो आपको 50 से जो ये 50 का जो आईटीसी है वो रिवर्स करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि आपको वैल्यू भी पे करनी है उस सर्विस की। एक बार इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सर्विस की वैल्यू थी 100 रुपये की, उस पर 1000 रुपये की, उस पर टैक्स बनता था 100 रुपये का। आपके सप्लायर ने सरकार को ये पैसा पे नहीं करा पूरा का पूरा, एक तो ये हुआ, ठीक है। तो आपको ये पूरा 100 का बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड यू नीड टू रिवर्स एंड पे। अगर ये 180 डेज़ में ये इसने आपके सप्लायर ने सरकार को 1100 रुपये नहीं दिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, देन यू नीड टू रिवर्स द क्रेडिट दैट यू हैव अवेल्ड, ओके। ऑन पेमेंट आईटीसी वुड बी री अवेल्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट। अगर ये पेमेंट हो जाती है आगे जाकर तो आप इसको री अवेल कर पाएंगे। तो यही था वो री अवेलमेंट। तो री अवेलमेंट जब आप कर रहे होंगे उस पर ये 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न की कंडीशन नहीं लगती है, ठीक है। अब ये जो टाइम लिमिट है 180 डे में आपको पे करना है आपकी सप्लाई और टैक्स वैल्यू, तो ये कुछ कंडीशंस इस पे कुछ सिचुएशंस है जो कि एक्सेप्शंस में कवर हो जाती हैं और उनके ऊपर ये 180 डेज़ की टाइम लिमिट नहीं लगती है। दीज आर योर आरसीएम सप्लाईज, क्योंकि इस पर टैक्स आप खुद ही पे करके आते हैं, राइट। शेड्यूल 1 वाली सप्लाईज जो हमने पढ़ी थी ना, जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें था कुछ सप्लाईज थी बिटवीन द एजेंट प्रिंसिपल, बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एक्सीडिंग 50,000, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, ओके। सो वो वाली सप्लाईज पे भी 180 डेज़ की लिमिट नहीं लगती है। देन अगर आपने कोई एडिशन करा बिकॉज वो सप्लायर की लाइबिलिटी थी लेकिन आपने पे करी, तो वो वाली अमाउंट पे भी 180 डे की कंडीशन नहीं लगेगी। कल हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ा था, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे कि आपको वो हमने एस लिस्ट करके वो बनाया है न्यूमोनिक्स, ठीक है। उसमें था कि अगर सप्लायर की कोई लाइबिलिटी होती है और अगर आपने वो पे करी होती है तो वो वैल्यू का पार्ट बन जाता था, ठीक है। पर फॉर द कंडीशन ऑफ 180 डेज़ ये अमाउंट इंक्लूड नहीं होता था, ठीक है। बस ये बताना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब हम उस पे आ रहे हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट्स पे। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स पे पहुंचने से पहले कहते हैं ना थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो सेक्शन 17 बताता है हमारे को कि जो भी गुड्स पार्टली यूज़ हो रहे हैं बिजनेस और पार्टली नॉन बिजनेस के लिए, ठीक है, एंड पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट, तो क्या करना है, जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए वो उसका आईटीसी मिल जाएगा और जो टैक्सेबल सप्लाईज़ के लिए उसका आईटीसी मिल जाएगा, इंक्लूडिंग द जीरो रेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो रेटेड सप्लाईज आर नॉट एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ठीक है। ऑल्दो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में है क्या कवर्ड, इसको ज़रा आराम से पढ़ना है। इसके अंदर आरसीएम की सप्लाईज आती हैं और लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग व्हेन द एंटायर कंसिडरेशन इज़ रिसीव्ड पोस्ट कंप्लीशन, ये आता है। तो पहला तो ये आरसीएम एंड सेकंड दिस लैंड एंड बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग योर शेड्यूल 3 सप्लाईज। शेड्यूल 3 का एक पूरा हमने जो स्कोप ऑफ सप्लाई पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था शेड्यूल 3, वो वाली सप्लाईज नहीं आती एग्जेम्प्ट में क्योंकि वो सब जीएसटी के परव्यू से ही बाहर है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए जो ऊपर वाला रूल है थोड़ा ईज आउट करा है।
क्योंकि वो लोग बहुत बिजी होते हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है कितना इनपुट बिज़नेस के लिए यूज़ हुआ, कितना नॉन बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ। सो उनको एक कंडीशन दी है, उनको बोला कि आप प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया, ऊपर वाला जो हमने देखा था उसके हिसाब से निकाल दो। आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ऐसा करो, जो भी आपका एलिजिबल आईटीसी आपको लगता है कि बन रहा है, एलिजिबल आईटीसी मतलब ब्लॉक्ड क्रेडिट हटा के, ब्लॉक्ड क्रेडिट अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, तो उनको हटा के जो भी आपके एलिजिबल आईटीसी बन रहा है ना, उसको 50% हम मान लेते हैं कि इट इज़ यूज फॉर बिजनेस पर्पज़, ठीक है, और बाकी 50% नॉन बिजनेस पर्पज़। तो ये एक ईजी वे आउट है अगर आपको पहला ऑप्शन यूज़ नहीं करना है तो, ठीक है। अब आता है कि अगर आपने कोई ऐसा क्रेडिट यूज़ करा जो कि यूज़ हुआ फॉर बोथ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है, तो उसमें कैसे हम रिवर्सल्स करेंगे। तो इसके लिए मैंने बोला फ़िल्टर करना है हमको पहले गंदे क्रेडिट हटाने। गंदे क्रेडिट मतलब जो कि एग्जाम्प्ट के लिए यूज़ हुए, और अच्छे क्रेडिट जो कि टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ हुए, ठीक है। तो सबसे पहला ईजी स्टेप ये है, पहले निकाल दो कि बिज़नेस के लिए कौन सा यूज़ नहीं हुआ, कौन सा एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट के लिए था। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है भाई ये तो एग्जाम्प्ट के लिए था, ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है नॉन बिजनेस के लिए था। फिर निकाल दो ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट की पूरी लिस्ट है जो अभी आगे आएगी। फिर जो बचता है वो अच्छा क्रेडिट है, ठीक है, ये सारा अच्छा क्रेडिट है। पर हमें फिर बाद में पता लगा अच्छे क्रेडिट में भी ना यार कुछ इम्प्योरिटीज़ तो रही जाती है, तो ये वाली फिर से एक थोड़ा सा हमारे को इसको प्योर करना पड़ेगा। तो जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए मिल गया वो तो बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा क्रेडिट है, ठीक है। और ये वाले में थोड़ा सा जो बच गया वो इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए क्या करना है, प्रोपोर्शनेट पे आना है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज डिवाइड बाय में टोटल सप्लाईज इनटू द कॉमन क्रेडिट, ठीक है, ये आपको रिवर्स ये बता देगा कि कितना एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए एट्रीब्यूटेबल है, इसको हटा दो, ठीक है, कॉमन क्रेडिट में से इस D1 को हटा दो। देन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पज़ कैसे निकालना है, उसके लिए क्योंकि नॉन बिजनेस का ना एज सच कोई हमारे पास टर्नओवर वगैरह नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि जो कॉमन क्रेडिट है उसका 5% नॉन बिजनेस है, ठीक है, ये भी हटा दो। तो आपके पास अब जो बच गया वो ये वाला भी बहुत अच्छा क्रेडिट है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हटाने के बाद। तो आपको ये दोनों क्रेडिट जो C3 और T4 है ये ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल एलिजिबल क्रेडिट आ जाएगा। डन, कुछ समझ में आया फ़िल्टर प्रोसेस से। ये था सिर्फ फॉर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, नॉट फॉर कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये मैंने अवॉइड करने के लिए बोला, ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्प्ट सप्लाईज, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। ये एग्जाम्प्ट सप्लाई ई की डेफिनेशन है क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज़ एग्जाम्प्ट सप्लाईज। सो एग्जाम्प्ट सप्लाईज नीचे आ रहा है। एग्जाम्प्ट सप्लाई में रिवर्स चार्ज अभी हमने ऊपर देखा था ना, और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी जो शेयर वेयर्स होते हैं ये सब एग्जाम्प्ट सप्लाईज में आते हैं। और एग्जाम्प्ट सप्लाई में क्या हटता है, शेड्यूल 3 वाली सप्लाईज, ठीक है, और ये जो वेयर हाउस वाली हमने पढ़ी थी बिफोर, लास्ट में 3 सप्लाईज ऐड करी थी, इन बॉन्ड, मर्चेंट ट्रेडिंग, है ना, ये सब हमने लास्ट में करा था ना शेड्यूल 3 में, वो वाली सप्लाईज। और ये क्या है, अगर आपने डिपॉजिट्स की सर्विस दी है, लोन से एडवांस की सर्विसेज दी हैं, या फिर आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन दिया है, तो ये सारी एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आती हैं, ठीक है। इनको बेसिकली इग्नोर करना है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर नहीं करना है, इन सप्लाईज़ को इग्नोर करना है। नेक्स्ट है, अगर कोई एग्जाम्प्ट सप्लाई की वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हमने पढ़ा था, ये एग्जाम्प्ट में आता है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल, एक RCM, एक सिक्योरिटीज़ की ट्रांजैक्शन, और एक लास्ट मेरा रहता है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको क्या लेनी है, स्टैम्प वैल्यू लेनी है, ठीक है, स्टैम्प वैल्यू। और आपको सिक्योरिटीज़ की वैल्यू कैसे निकालनी है, 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। RCM की तो हमें वैल्यू पता ही होती है। बस इसके अलावा कुछ भी एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल।
जस्ट अ सेकेंड, मतलब इसके अलावा कुछ है, ये इंक्लूजन्स है। एग्जाम्प्ट का डेफिनेशन अभी हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया था, एग्जाम्प्ट प्लस RCM, सिक्योरिटी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, चलो अब आते हैं कैपिटल गुड्स में अगर कॉमन क्रेडिट आ जाए तो क्या करना है। अगेन वही फिल्टर प्रोसेस, पहले सबसे गंदे गंदे क्रेडिट हटा देते हैं और अच्छे वाले निकाल लेते हैं। तो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस एंड एग्जाम्प्ट को तो हटा ही दो, सो क्रेडिट ही मत करो अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में। जो आपने टैक्सेबल के लिए यूज़ करा एक्सक्लूसिवली वो बहुत अच्छा क्रेडिट है, ठीक है, इसको अलग से क्रेडिट, ये बढ़िया है क्योंकि पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज़ हुआ था। नेक्स्ट है जो कॉमन है, ठीक है, अब हम पता नहीं लगा पा रहे कि कितना अच्छा है और कितना बुरा है, तो उसके लिए एक बुरा प्रोसीजर है। क्या होता है, कैपिटल गुड्स के केसेस में ना एक लाइफ होती है, जैसे 5 ईयर्स की लाइफ मान के चलते हैं, तो जिसको हम 60 मंथ्स के हिसाब से 60 मंथ्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोसीजर है, ये आपको थोड़ा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं समझा सकती, आप इसको पढ़ेंगे आराम से, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसा केस हुआ कि पहले वो इनएलिजिबल क्रेडिट था, मैं आपको इस शॉर्ट में बता देती हूँ, इनएलिजिबल था, अब वो एलिजिबल बन जा रहा है तो क्या होगा, और पहले एलिजिबल क्रेडिट था फिर इनएलिजिबल हो जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है, यही बताया गया इस पूरे पैराग्राफ में। अगेन यहाँ पे रिपीट करें एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन, ठीक है, तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वही सब है। अब आते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो इसकी तो पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, आराम से इसको ध्यान लगा के पढ़ेंगे, और ये चार्ट बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इससे आपको पूरा याद हो जाएगा, और एक्सेप्शंस ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ा नहीं रही हूँ, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करा रही हूँ। इनएलिजिबल मोटर व्हीकल क्या होता है, अप टू 13 तक जिसकी सीटिंग कैपेसिटी हो, ये नीचे डेफिनेशन दे रखी है इसकी, देखिए यहाँ पे दे रखी है, ये रहा। इनएलिजिबल मोटर व्हीकल क्या है, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, दैट इज़ कंसिडर्ड इनएलिजिबल, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट पढ़ना है। इसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो जो आपने टैक्स पे करा है अंडर सेक्शन 74 या कोई पेनल्टी पे करी है 129, 139 में कोई फाइन पे करा है, तो उसका ITC नहीं मिलेगा। ऑल्दो आप टैक्स पे कर दिए सरकार को, पर इसका ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये डब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन, बहुत आराम से। पहली बात, इसमें जो प्लांट मशीनरी के लिए जो होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्रेडिट मिल जाता है। अगर आप ऐसा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप बिजनेस में है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली, कि आप फर्दर सप्लाई के लिए कर रहे हैं तो मिल जाएगा, और आपने अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को कैपिटलाइज नहीं करा है तो मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, अगर आपने वो प्लांट मशीनरी के लिए करी है या आपने फॉर अदर पीपल करी है, नॉट फॉर प्राइवेट पर्पस, मतलब अपने खुद के लिए नहीं करी है, एंड कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है वो कैपिटलाइज नहीं करी गई है, ठीक है, इस केस में ITC मिल जाएगा। देन कॉम्पोजिशन लेवी में नहीं मिलता है, अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो गए या गिफ्ट के वे में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए या CSR एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उसका ITC नहीं मिलेगा। सपोजिंगली आप कुछ फर्नीचर लेकर आए थे, ठीक है, ये होने को तो इनवर्ट सप्लाई है फर्नीचर, ठीक है, बट क्या करा आपने, उसको बिज़नेस में ना लगाकर CSR करके उसको निकाल दिया, या वो फर्नीचर खो गया या वो फर्नीचर गिफ्ट की तरह निकल गया, तो इस फर्नीचर पे जो आप टैक्स पे करके आए थे ना, उसका ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। और यही फर्नीचर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया तो भी नहीं मिलेगा। ये ब्लॉक क्रेडिट की पूरी लिस्ट आप आराम से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मैंने अवॉइड करने के लिए कहा है, आई डोंट फाइंड इट वेरी यूज़फुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि ITC में ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से उसे पढ़ना है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने मार्क कर दिया, कि अगर क्या होता है, आप पहले इनएलिजिबल थे बिकॉज ऑफ एनीथिंग, लेट्स से यू वर अ कॉम्पोजिशन डीलर सप्लायर, एंड आप एकदम से एलिजिबल बन जाते हैं उसको ITC को लेने के लिए, ठीक है, और आपका जो एलिजिबल ITC है उसकी अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है, देन यू नीड दैट स्टेटमेंट टू बी सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कॉस्ट अकाउंटेंट। अगर आपका जो आप ITC क्लेम करने वाले हैं वो 2 लाख से ज़्यादा है तो ये लिमिट पूछी जा सकती है, सर्टिफिकेशन का ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, कौन सी सर्कमस्टांसिस में आपको ITC रिवर्स करना है। पहला है, अगर आप
रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन वाले बन रहे हो तो आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। अगर आप होली एग्जाम सप्लाईज़ में डील करने वाले हो तो भी आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करा रहे हो तो जितना भी आईटीसी आपका बैलेंस बच रहा है वो आपको रिवर्स करके जाना होगा। अगर आपने कैपिटल गुड्स पे या प्लांट मशीनरी पे कोई आईटीसी लिया था बट आपने वो अब सप्लाई कर दिया तो आपको उस पर भी आईटीसी रिवर्स करना होगा। उसको निकालने के फिर तरीका बता रखा है, कितना आपने आईटीसी लिया था उसमें से -5% पर क्वार्टर के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस निकाल दीजिए, तो जो अब आईटीसी बच रहा है उतना रिवर्स कर दीजिए। फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू या फिर जो आपने सप्लाई करी उस पर जो टैक्स लगाया, इन दोनों में से विच एवर इज़ हाइयर वो आपको सरकार को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपने रिफ्रैक्ट्री और ये ब्रिक्स मोल्ड्स ये सब निकाले हैं तो आपको इन पे जो टैक्स लगाना है वो उनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगाना होता है। ये भी अवॉइड करने के लिए मैंने लिखा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आईएसडी का रूल्स, आईएसडी का मतलब क्या है, एक ऐसी यूनिट जो सेम पैन पर मतलब सारे क्रेडिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्या होता है, एक ही इनवॉइस काट दिया जाता है, एक हेड ऑफिस को मान के चलते हैं, ठीक है, तो वो अपनी बाकी यूनिट्स को जिनको वो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो पहला कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सेपरेटली रजिस्ट्रेशन होता है इनका और इनके ऊपर वो 10 लाख 20 लाख वाली लिमिट नहीं लगती है। ठीक है, इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। नेक्स्ट, इनको GSTR 6 भरनी होती है। एंड अगर इन्होंने गलत क्रेडिट दे दिया, सपोजिंगली लखनऊ ब्रांच को जाना था, टैक्स पहुंचा दिया बिहार ब्रांच, इनपुट टैक्स क्रेडिट पहुंचा दिया बिहार ब्रांच को, ठीक है, ISD ने इसको दे दिया गलती से और इसको नहीं दिया, तो लखनऊ ब्रांच को इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, प्रोविजन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, ये हमने वैसे फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था, तो आप एक बार इस चार्ट को फिर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। कह रहे हैं SGST का क्रेडिट अगेंस्ट IGST की लाइबिलिटी आप तब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि CGST का क्रेडिट यूज़ ना हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड ऑल्सो CGST एंड SGST का क्रेडिट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट ईच अदर। गाइस, इसी के साथ हमारा ITC का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर था कवर हो गया। आई होप मैंने आपको हाईलाइट करा दिया कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं, और फिर भी आपको अपना कॉन्सेप्ट और अच्छा करना है। आई वुड सजेस्ट आप न्यूमेरिकल्स करें जो इस चैप्टर के लास्ट में दे रखे हैं, तो आपके जो भी पॉइंट्स जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है वो ख़त्म हो जाएगा। सो वी आर क्लोजिंग विद द ITC। एक छोटा सा टॉपिक उठा लेते हैं एंटी प्रॉफिटेरिंग का। ये इसके लिए आपको सीधा पेज नंबर 28 पे जंप करना है, क्योंकि इसमें बाकी कॉन्सेप्ट भी है, हमें वो सब नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एंटी प्रॉफिटेरिंग बोला है सिलेबस में, तो वही पढ़ेंगे। बस इसमें से जो मार्क करा ना वो पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा याला एंटी प्रॉफिटेरिंग ख़त्म। सबसे पहला सेक्शन 171 है, ये मैंडेटरी है, सब पे लगता है। ये आया क्यों था, अगर आपका टैक्स कम हो रहा है आपके किसी प्रोडक्ट पे, या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा बन रहा है, तो सरकार कह रही थी कि आपको उस प्रोडक्ट के प्राइस गिराने पड़ेंगे और कस्टमर्स को बेनिफिट देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बनाई थी जो 31 नवंबर 2022 को डिज़ोल्व हो गई, और उसके अगेंस्ट एक नई अथॉरिटी आई है जिसका नाम, कौन है वो अथॉरिटी, CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ इट इज़ द अथॉरिटी हु विल बी डीलिंग विद द एंटी प्रॉफिटेरिंग केसेस फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। ओके, सो बेसिकली इस अथॉरिटी का फंक्शन क्या है, इसका काम है डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से केसेस में रिडक्शन था एंड बेनिफिट नहीं पहुंचा, आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने नहीं पहुंचाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके पास कुछ पावर्स हैं। इसकी पावर्स ज़रा पढ़ लीजिए क्या है, कि ये ऑर्डर करेगी कि प्राइस रिड्यूस करो, ये बोलेगी कि रेसिपिएंट को, सबसे पहले बोलती है रेसिपिएंट को दो, जो भी पैसा बनता था, जो भी बेनिफिट बनता था वो रेसिपिएंट को दे दो, विद इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट कितना बोलती है, 18%। कहाँ से देना है, जहाँ से आप उसको बेनिफिट मिलना चाहिए था, मतलब जब उसकी टैक्स हायर अमाउंट चार्ज किया गया था टिल द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट अमाउंट, ठीक है।
तब तक का इंटरेस्ट देना है। अगर रेसिपिएंट नहीं मिल पा रहा, बाई चांस नहीं मिल पा रहा, तो आपको ये अमाउंट कहाँ पे डाल देना है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, ठीक है। पहला बोलती है, पहला हक रेसिपिएंट का है, अगर रेसिपिएंट आइडेंटिफाइबल है तो दे दो, विद इंटरेस्ट दे दो, और नहीं है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट डाल दीजिए। ये 50-50 मैंने क्यों लिखा है अभी नीचे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ठीक है, या फिर आपको वो पेनल्टी भी लगा सकती है, और पेनल्टी के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि कितनी पेनल्टी लगती है और कब पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट है वो आपको रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकती है। तो दीज आर द 4 एक्शंस विच एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी कैन टेक, ठीक है। बट आज के केस में वो एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी किस नाम से जानी जा रही है, CCI इज़ द एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी नाउ। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है वो एक नीचे चार्ट बना हुआ है, उससे पढ़ लीजिएगा, बहुत सही बनाया हुआ है कि सबसे पहले ये वाला केस कौन हैंडल करेगा, स्क्रीनिंग कमेटी 2 महीने के बाद +1 मतलब एक्सटेंडेबल अप टू 1 मंथ, ठीक है। सो 2 मंथ्स में ये केस जाएगा स्टैंडिंग कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी फिर 2 महीने लेगी, एंड ये केस जाएगा फिर DGAP को, फिर DGAP इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी को दे देगा ये केस, और एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी को ये केस सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह से आपका पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो गया, ऊपर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमने ऊपर एक्शंस देखे थे कि एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी क्या क्या ले सकती है, वापस से वो बताए गए, थोड़ा डिटेल में बताएं कि वो प्राइस रिड्यूस करा सकती है, बोलेगी कि कस्टमर को रिटर्न कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कर दो। अगर नहीं मिल रहा है कस्टमर, अगर कस्टमर आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो आपको ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देना है। कितना 50% डालना है सेंटर के, और 50% डालना है कंसर्न स्टेट के। स्टेट कौन है, वो एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ही अपने ऑर्डर में बताएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि किस स्टेट को जाता है वो 50%, वो एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ही अपने ऑर्डर में बताती है। फिर वो पेनल्टी लगा सकती है या कैंसिल कर सकती है रजिस्ट्रेशन। ये सारे के सारे एक्शंस आपको पता होने चाहिए कि एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी क्या एक्शन ले सकती है। ये रहा पेनल्टी का क्वेश्चन, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि पेनल्टी कितनी लगती है, 10% ऑफ प्रॉफिटेड अमाउंट लगती है। प्रॉफिटेड अमाउंट क्या है, जो कि जिसका बेनिफिट आपने पास ऑन नहीं करा बेसिकली, ठीक है। अगर आपने वो पैसा प्रॉफिटेड अमाउंट जो था वो अगर आपने 30 दिन में डिपॉजिट कर दिया तो आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी, और यही ऑप्शंस थे, B ऑप्शन ये था और C ऑप्शन ये था, ठीक है। तो इसका आंसर B and C बोथ था, ठीक है गाइस। इसी के साथ एंटी प्रॉफिटेरिंग भी फिनिश होता है। I hope I was able to cover both the topics in the way you wanted. Still you have any query, you can write down in the comment section. I will try to solve them, and thank you so much for listening. Bye.